आहूत करता हूँ, सीधे निवेदन करता हूँ माननीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर को उद्बोधन के लिए। नहीं, मैं बोलिए जी, उसमें बोलिए, बोलिए, कैमरा जाएगा। विश्व हिंदी अधिष्ठान के द्वारा पुस्तक विमोचन एवं समीक्षा गोष्ठी के इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देश विदेश के जाने माने साहित्यकार, शिक्षाविद, समाज सेवी संलग्न है और निश्चित रूप से ये जो लगातार आयोजन अधिष्ठान कर रही है वह रायगढ़ को और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई दे रही है। इसके लिए मैं संयोजक और इस अधिष्ठान के प्रमुख डॉक्टर मीन केतन प्रधान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस अधिष्ठान में भौतिक रूप से जिन महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय लोग आज हमारे बीच उपस्थित है, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण तो इन्होंने लिखा ही है, लेकिन इसके साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ी पर भी, विमर्श पर भी बहुत काम किया है और एमए अंतिम में मछुआरे की लड़की बस्तर विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, हमारे बीच है। रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, ये आईएएस है और अच्छे समीक्षक हैं और समाज सेवी है, बिलासपुर से हमारे बीच है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीन केतन प्रधान के दो ऐसे शिष्य जो राष्ट्रीय स्तर पे चर्चित है, साहू जी और डॉक्टर साहू जी और सौरभ सराफ जी, इन दोनों के आने से कार्यक्रम की गरिमा निश्चित बढ़ी है और प्रधान जी जो चाहते थे केजी महाविद्यालय के माध्यम से साहित्यिक उत्कर्ष को पहुंचाने वाली इन दो विभूतियों का मैं सम्मान करता हूं। इसी तरह पंडा जी हमारे साथ है, आशा मेहर जी, पटेल, हाँ, लीसा पटेल जी, मैं निशा ही कह रहा था, लीसा पटेल जी। और सबसे अच्छी बात है एक नई जो समीक्षक है, उदीयमान कवित्री है, याग्नी, वो तिवारी हमारे साथ है और विद्या पटेल जी का जो सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दो पुस्तकें अभी विमोचित हुई, दुनिया, हाँ हाँ, विद्या प्रदान, सॉरी, दो ऐसी पुस्तकें विमोचित हुई कि उसका एक अपना अलग शिल्प है और मैं तो ये कहना चाहूँगा इन दोनों को पढ़ने के बाद कि हिंदी साहित्य में या काव्य साहित्य में इस तरह का शिल्प जो है ये अपने ढंग से पहला प्रयोग परक है। उसका कारण भी है, मैं थोड़ी सी बात पृष्ठभूमि के रूप में ये कहना चाहूँगा, दुनिया ऐसी। अब देखिए, शीर्षक से ही लगता है कि कैसी दुनिया, दुनिया को हम सब जानते हैं, मनु से लेके आज तक के मनुष्य ने दुनिया को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो दुनिया आज भी अपरिभाषित रह गई है, परिभाषित नहीं रह पाई है। तो दुनिया के अपने अपने ढंग है, अपने अपने रंग है और मनुष्य की भी रुचि प्रवृत्ति अपने अपने ढंग की है और दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। लेकिन कवि जब देखता है तो वो संवेदना के सांचे में दुनिया को ढालता है, लेकिन विचार को भी लपेट के चलता है, क्योंकि संवेदना और विचार ये दोनों हैं काव्य में। जैसे एक घाट में शेर और बकरी पानी पीते हैं, वैसे ही दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इन्होंने संवेदना के पक्ष को भी रखा है और विचार भी है, और दोनों को लेकर और एक शिल्प भी उन्होंने जो दिया है वो भी सचमुच, उस पर अलग से भी विस्तार से चर्चा की जाएगी और मैं इस पर लिखूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो मैं
अधिक न कहते हुए यह जरूर कहूंगा कि एक और आप देखिए औद्योगिकरण है, बाजारीकरण है, उपभोक्तावादी स्थिति है। दूसरी ओर हम इसको विकास माने या विनाश माने, अपनी अपनी दृष्टि है। एक और आप देखिए अहम है और एक और सत्य है। अहम की ओर यदि हम जाते हैं तो सत्य को पाना बहुत मुश्किल है। तो दुनिया में ये जो विरोधाभासी चीजें हैं उसको हर आदमी अपने अपने ढंग से महसूस कर रहा है। जो सात्विक है, सत्यवादी है, उसकी नजर में दुनिया का रंग बिल्कुल अलग है। और जो भौतिकवादी है वो संसार में, दुनिया में रमा हुआ है, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग प्रकार की है। कवि इन दोनों के बीच, अंतर्द्वंदों के बीच एक ऐसा जाल बुनता है और ये बताना चाहता है कि दुनिया के जितने स्वरूप हैं उन सबको छूते हुए कि ये दुनिया कैसी है। तो यदि आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया को हम कवि के नजरिए से देखें। उसी तरह साबुत कविता बहुत अच्छा लगा। इनकी भूमिका मैंने पढ़ी तो कि साबुत पर एक जैसे भाषा वैज्ञानिक एक अपना मत देते हैं। उन्होंने परिभाषाएं भी दी हैं शब्दकोश से, अर्थ और आशय को भी स्पष्ट किया है, लेकिन बताया है कि साबुत, सबूत और साबुत, इसमें क्या अंतर है। बहुत अच्छा मुझको लगा कि एक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि भी एक कवि की जा रही है। लेकिन साबुत में आप देखें तो फिर से मैं वही बात जो ऐसी दुनिया में है वो कहना चाहूंगा कि हर आदमी जो है आधा अधूरा है और पूर्ण होना चाहता है, पूर्णता की ओर बढ़ता है। और वही पूर्णता को प्राप्त करने का जो उसका संयोजन है, उपक्रम है, वही साबुत का उद्देश्य है, साबुत का लक्ष्य है। साबुत की जो शिल्प विधि है उस पर जरूर मैं थोड़ी सी बात कहूंगा। और ये मैं मान के चलता हूं कि इन्होंने जो बात कही है, आप देखें नंबर 3 की कविता, अपने घर उनको नहीं मतलब, कहीं और ढूंढते घर, फिर वहां से भी हो जाते बाहर। देश का विभाजन, घेरा दायरा, जाति धर्म का फेरा, आदमी चलता घायल, थका हारा, सबके लिए देश प्यारा, नहीं हासिल होता कुछ, युद्ध महायुद्ध से एक जीतता एक हारता, कोई नहीं दूसरा, इसलिए रहे धरती साबूत। तो वो कवि बताना चाह रहा है कि धरती जो है वो साबूत ही है, पूर्ण है। भले हम उसमें रहने वाले अपने अपने ढंग से जो भी कुछ करते हैं, लेकिन जो पूर्णता है वो अभी आपने देखा धरती पे वो खोज रहे हैं। इसी तरह कलश में, आदमी में, साबुत मुट्ठी में, हाथ में, सोच में, रास्ते में, चौकोर, तलाश, कूड़ा करकट में, सभी में वो साबुत को सोचते हैं। और उनका जो खंड खंड का जो चित्रण है वो अखंड रूप से होता है। इसमें भूमिका में लीलाधर मुरली ने एक बात कही है कि हाशिए के समाज को उन्होंने मुख्य धारा में लाने के लिए भी कई रचनाएं इनकी है। किसान पर है और भी दूसरी रचना है, स्त्री पर है, मजदूर पर है। तो इन्होंने हाशिए के समाज को केंद्रस्थ करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये तो खंड खंड में बांटना है, समीक्षा का एक वर्ग है, इस तरह की बात करके आलोचना करते हैं। लेकिन खंड खंड में ही अखंड की संकल्पना करना और साबुत को प्रमाणित करना, ये इस कविता की बुनावट का परिणाम मुझको प्रतीत होता है। इस दृष्टि से भी इस कविता को पढ़ने से आपको लगेगा। इसी तरह से महानदी हो या कुररी हो, मुकुटधर जी पांडे की कविता, ऐसा लगता है कि न केवल ये पुनर्पाठ है बल्कि कवि आज की परिस्थिति में जो कुछ अनुभव करता है, और यदि मुकुटधर जी पांडे आज रहते
तो हो सकता है कि इनकी कविता जिस ढंग से जी रहे हैं शायद उसका स्वरूप वही होता। इसे दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि परा मनोविज्ञान जो कहते हैं कि पूरी तरह से उनकी कविता को आत्मसात करना, अपने जज्ब करना और फिर उसको प्रकट करना। तो इस तरह के जो प्रयोग, खासकर कोरोना काल, करू शब्द भी मुझे पसंद आया। मेरे ख्याल से हिंदी में नया शब्द इन्होंने दिया है। जब मुकुटधर जी पांडे खड़ी बोली में रचनाएं कर रहे थे तो उनकी कई रचनाओं में छत्तीसगढ़ी के शब्द भी आए। इनकी भी कविताओं में आनी बानी का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। तो जो करू शब्द है निश्चित रूप से अपने आप में सार्थक है और कोरोना के लिए जो इन्होंने शब्द इजाद किया है, न केवल देश बल्कि विदेश में भी ये छत्तीसगढ़ी शब्द जो है वो लोकप्रिय हो रहा है, इस बात का प्रतीक है। मैं जब करू शब्द देखा तो एक शिक्षक दिवस पर मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो उन्होंने गुरु की अपने अपने ढंग से व्याख्या की। तो मुझको लगा कि गरु से ही गुरु बना है, जैसे परुष से पुरुष, ये करू को ही लेके मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे गरु, जो गरु हो वो गुरु है। और देखिए गुरुवार जिसको हम कहते हैं, तो गुरु का जो ग्रह है सबसे बड़ा होता है। तो उस ढंग से भी देखें तो हम लोग जो आंचलिक भाषा ये तो सींचती है, हिंदी को सींच रही है और विकसित कर रही है, नया शिल्प विधान दे रही है। अब थोड़ी सी बात मैं चाहूंगा इनकी जो कविता की बुनावट है साबुत की, तो इन्होंने उसको सूत या सूत्रक इस रूप में कहा। तो सूतक जो है वो तो ठीक है, ज्योतिष का शब्द है और वो सूतक लगने से कोई शुभ काम हम नहीं करते, लेकिन वो सूतक का इस्तेमाल उस रूप में नहीं है, पारंपरिक रूप में नहीं है, वो सूत्र रूप में है। तो कवि जो है ये पूरा शिल्प, पूरी कविता सूत्रात्मक है। सूत्र रूप में, सूत्रक को उन्होंने नाम दिया है और ये सूत्र रूप में जीवन दर्शन की विवेचना करते हैं और सार सार में सारे संसार को समाहित करने का संयोजन भी सिद्ध करते हैं। इस दृष्टि से भी मुझे, शिल्प की दृष्टि से भी ये कविता नई लगी। ठीक है, जो छंद के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं उनको जरूर रुचिकर न लगे ये काव्य संग्रह, लेकिन वैचारिक धरातल पर और आज का जो समय है उसके अनुसार कविता जिस ओर आगे बढ़ रही है, जीवन दर्शन को समेट रही है, उस दृष्टि से हम देखें तो ये दोनों संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर मीर केतन प्रधान को मैं ये दोनों उल्लेखनीय संग्रह के लिए बधाई देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये दोनों संग्रह जो है निश्चित रूप से इनको यशोगामी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद भैया।